पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याकरण एक बहुत ही अनिवार्य सब्जेक्ट है, जो कि आप जानते हैं कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक व्याकरण नेसेसरी होता है, प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए हेल्पफुल होगी जो क्लास 1 से 12 तक की पढ़ाई करते हैं, और यह वीडियो उन छात्रों के लिए भी, उन प्रतिभागी छात्रों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो कंपटीशन के एग्जाम्स देते हैं। जैसे हो गया आपका वीडियो, लेखपाल, यूपी पुलिस, सीटेट, बीटीसी, बीएड, बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो हम हिंदी व्याकरण बेसिक लेवल से उठा करके हायर लेवल तक आप लोगों को सिखाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। और मैं आप सभी छात्रों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हिंदी लैंग्वेज में व्याकरण में कभी भी ट्रिक पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ट्रिक ओनली शार्ट टाइम तक माइंड में होता है, और जो थ्योरी होती है, जो स्टोरी टाइप्स में बना करके थ्योरी को हम लोग रीड करते हैं, वो काफ़ी टाइम तक हमारे माइंड में सेटअप रहती है। तो हम नहीं कहते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट फर्स्ट आपको बेसिक और फंडामेंटल चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और उसकी बारीकियों को समझ करके पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, लेखपाल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो लगातार मैं हिंदी ग्रामर का वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोग कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है। तो बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है बात करेंगे भाषा तथा व्याकरण परिचय। भाषा तथा व्याकरण परिचय, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है, और उसका हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या यूज होता है। तो उसके इम्पोर्टेंस को हम लोग समझेंगे। पिछले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप ज़्यादातर इंग्लिश यूज करते हैं, तो ज़्यादा इंग्लिश यूज नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि व्याकरण होता क्या है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आप हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें,
तो आपके लिए व्याकरण बहुत जरूरी होता है। यदि आपको व्याकरण का नॉलेज नहीं है, ग्रामर का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने लिखावट में, बोलने में या किसी तर्क को समझने में आपको समस्या हो सकती है। जैसे मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आपका परिचय नहीं होता है, तो आपको वह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वहां पर आपको व्याकरण का अभाव होता है, शब्दों का अभाव होता है। तो इस अभाव को दूर करने का एक ही उपाय है कि आपको किसी भी लैंग्वेज का व्याकरण बहुत जरूरी होता है। तो हम आपको बताएंगे कि व्याकरण की रियलिटी क्या होती है। देखिए, व्याकरण जो होता है वह हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम भाषा की शुद्धियों और उसकी अशुद्धियों को बखूबी तरीके से जान सकें। यदि हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हम अशुद्धियों को और शुद्धियों को वर्गीकृत नहीं कर सकते, उसका हम निराकरण नहीं कर सकते, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो व्याकरण एक ऐसा साधन माना जाता है जिसके जरिए किसी वाक्य को, किसी शब्द को, किसी तथ्य को शुद्ध ढंग से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं, है ना? तो व्याकरण से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी भाषा का प्रयोग शुद्ध ढंग से कर सकें। ठीक है, तो देखिए, व्याकरण पे बहुत सारे क्वेश्चन अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं, परंतु कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसके अंतर्गत शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बहुत सारे आपको विकल्प दिए रहते हैं, वहां पर आपको दिया रहेगा, सपोज दैट फर्स्ट ऑप्शन भाषा, सेकेंड ऑप्शन वाक्य, थर्ड ऑप्शन सपोज दैट थर्ड ऑप्शन संज्ञा एंड फोर्थ ऑप्शन व्याकरण। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे। देखिए, जो बुक्स होती है, बुक्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। आपका माइंड केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चनों पे रहता है, प्रश्नों पे रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम सभी छात्रों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एटसेट्रा, मेनी सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल चीज को समझने का प्रयास करें। तो हम आपको पहले बेसिक फंडामेंटल चीज देंगे, उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को। बहुत सारे ट्रिक्स इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, जो कि एक अलग टाइप्स का होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको व्याकरण की रियलिटी ज्यादा नहीं तो कुछ तो समझ में आ गई, बट समझने का प्रयास कीजिए। व्याकरण एक ऐसा साधन होता है जिसके जरिए हम किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को शुद्ध ढंग से पढ़ सकते हैं, शुद्ध ढंग से समझ सकते हैं और शुद्ध ढंग से लिख सकते हैं और समझा सकते हैं, है? यानी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग शुद्धियों और अशुद्धियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिंपल। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो कि अभी आपको बता दिया गया है। शुद्धियों और अशुद्धियों का पहचान करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, सो इसलिए हम व्याकरण को पढ़ते हैं। ओके, आइए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं
कि कैसे हम शुद्धि और अशुद्धि छांटते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल हम यहां पे लिख रहे हैं, राधा जाता है। ठीक है, राधा जाता है, यह आपको एग्जांपल यहां पे शो किया गया है, राधा जाता है। क्या यह जो है वाक्य शुद्ध लिखा गया है? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप समझते हैं कि जो राधा है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का जो रूप होता है, यानी जो क्रिया यूज की जाती है वो स्त्रीलिंग शब्द की यूज की जाती है ना। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा राधा जाती है, राधा जाती है, दिस इज करेक्ट फॉर्म। ओके, ये आपका करेक्ट फॉर्म। तो इसी टाइप्स की जो अशुद्धियां होती है जनरल अशुद्धि है, और एक आपको आगे एक चैप्टर मिलेगा उसमें हम बहुत सारी शुद्धियों और अशुद्धियों का कॉन्सेप्ट देंगे, तो धैर्य बनाए रहिए। तो इस टाइप की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? यदि आप सपोज कीजिए राधा को नहीं जानते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं। मोहन की भाई चोर है। मोहन की भाई चोर है ना, मोहन की भाई चोर है। आपको सुनने में बिल्कुल अजीब लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मोहन शब्द है आपका जो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के साथ की यूज हर सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे भाई शब्द भी क्या है आपका? पुल्लिंग है। सो इसलिए यहाँ पर की न रख करके क्या रखा जाएगा? मोहन का भाई चोर है। ये आपका क्या है? करेक्ट फॉर्म है, ये इनकरेक्ट फॉर्म है, ये करेक्ट फॉर्म है, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। तो इसी टाइप का जो शुद्धि और अशुद्धि होती है उसका अध्ययन हम लोग जो है व्याकरण के अंतर्गत करते हैं, है? तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि व्याकरण की रियलिटी क्या होती है, और व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक, अब हम एक अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि अगली टॉपिक्स है भाषा। भाषा क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले भाषा शब्द का एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं, भाषा शब्द की रियलिटी को हम बताते हैं। देखिए, जो भाषा शब्द है, जो भाषा शब्द है वह भाष धातु से बना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। तो आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जो ये धातु क्या होती है? भाष एक शब्द है और ये धातु क्या होती है? भाषा शब्द भाष धातु से बना। धातु का मीन्स होता है, धातु का मतलब होता है मूल रूप। मूल रूप, मूल रूप मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाष शब्द है वह भाषा का मौलिक रूप है, फंडामेंटल डिजिट है। ठीक है, इसी शब्द से ये शब्द बना है। जैसे संस्कृत में आपको गम धातु, पठ धातु, भू धातु, बहुत सारे धातु
क्रिया के होते हैं, उसी प्रकार एक भास जो है क्या है, एक क्रिया है जो कि एक अपने मौलिक रूप में है। तो इसी मौलिक रूपांतर को हम लोग जो है, रूपांतरण को हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि संस्कृत का व्याकरण भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, जो कि यूपी बीएड बीटीसी और टेट के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, धैर्य बनाए रहिए, स्लोली आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाषा शब्द है वो भास धातु से क्या है, बना हुआ है। चलिए, आपको पता हो गया कि भाषा का मूल रूप क्या होता है, भास होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? इसी से कई टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कैसे? भाषा का मूल रूप, भाषा शब्द का मूल रूप क्या है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। भाषा शब्द किस धातु से मिलकर के बना है, ये भी हो सकता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है एक्स्ट्रा कि धातु का अर्थ क्या होता है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आराम से आप फाइंड कर सकते हैं यदि आप इस वीडियो को ध्यान से और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ करके रखते हैं तो। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि भाषा शब्द भास धातु से मिलकर बना है। ठीक है, मान लेते हैं, राइट भी है। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि भास धातु से जब वो भाषा बना है तो भास का अर्थ होता क्या है? भास शब्द का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन की सीरीज जरूर बनाने का प्रयास करेंगे और प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। आप समझ गए होंगे कि भाषा भास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी की अभिव्यक्ति करना, वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, ये भाषा शब्द का रूपांतरण है और भाषा शब्द का एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा से आगे चलते हैं, थोड़ा से इसके विस्तृत रूप को समझते हैं। देखिए, भाषा एक ऐसा साधन माना जाता है, एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है जिसके जरिए हम अपने मन की भावनाओं को, अपने मन में उठ रहे विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, किसी दूसरे जनसमूह के सम्मुख बोल करके प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी हम लिख करके भी प्रदर्शित करते हैं और समटाइम्स संकेत के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे हम सपोज दैट मैं अपने मन के विचारों को क्या कर रहा हूं, आप सभी वाचक के सामने क्या कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। तो ये लैंग्वेज का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। विचारों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और विचारों का जो विनिमय होता है, जो आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा विचार की अभिव्यक्ति होती है। विचारों की अभिव्यक्ति क्या होती है, भाषा होती है। और भाषा के जरिए हम सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं और इसको एक व्यवहारिक रूप में यूज भी कर सकते हैं। आमतौर पे हम लोग अपने घरों में बोलते हैं, बोलना ही क्या होती है, भाषा होती है। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि भाषा का जो संपर्क होता है वह क्या होता है, भाषा का जो संबंध होता है वह मनुष्य से होता है, मानव जाति से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि
इस संसार में मानव ही एक ऐसी जाति है जो कि अपने विचारों को किसी को समझाती है, अपनी बातों को किसी के सामने रखती है और उसकी मीन्स अदर्स पर्सन की बातों को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। क्या आप जानवरों की भाषा समझते हैं? नहीं समझते हैं। क्या आप जानवरों को व्याकरण पढ़ा सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि भाषा का जो संबंध होता है वह मनुष्य से होता है। ओके, तो ये भी एक लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा का संबंध किससे होता है? मनुष्य से होता है। ठीक है, एक बार और आपको समझा देना चाहेंगे कि भाषा एक ऐसा सरल माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके जरिए व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मन की भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करता है या उस व्यक्ति के विचारों को ग्रहण करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी भाषा की विशेषताएं होती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 5 भाषा की विशेषताओं को आपको बताएंगे। वैसे बहुत सारी होती हैं, परंतु प्रमुख रूप से आपको 5 पॉइंट बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है और उससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से जरूर सुनते रहिए। ठीक है, आइए हम पहले पॉइंट पे फोकस करते हैं, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि भाषा की विशेषताएं। पहली जो विशेषता है, भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है। ऐसा क्या है? प्रतीकात्मक शब्द आया हुआ है, प्रतीक धन आत्मक संधि विच्छेद में आपको मिलेगा। तो कैसे हम कह सकते हैं कि भाषा प्रतीकात्मक होती है? ठीक है, चलिए आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, आप हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक, और लिखते भी। हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिख भी सकते हैं। तो आप जो लिखने की जो कला है, लिखने का जो विधि है, जो मेथड है, वह किसी एक मानक प्रतीकों के जरिए बनाई गई है। कैसे? सपोज कीजिएगा कि अगर हम कहें कि कलम शब्द लिखिए, तो आप कलम शब्द ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या हम इसको कलम ही पढ़ते हैं? क्या हम इसको दूसरा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि कलम शब्द जो है यह एक फिक्स, एक निश्चित प्रतीकों के जरिए बना है। वो प्रतीक क्या क्या है इसमें? क है। क क्या है? हिंदी भाषा के ये प्रतीक हैं। मीन्स जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, जो वर्णमाला होता है, वो क्या होता है? भाषा का प्रतीक माना जाता है। और क से लेकर के ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं, अ से लेकर के अ तक जो अक्षर होते हैं, इनको हिंदी भाषा का क्या माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रतीक माना जाता है। एक प्रतीक चिन्ह है और इन्हीं प्रतीक चिन्हों के द्वारा हम भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम भाषा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, है? तो कलम शब्द क्या है? क प्रतीक से मिलकर के बना है, ल प्रतीक से मिलकर के बना है और म भी शामिल है उसमें, है ना? तो कोई भी भाषा हो, इंग्लिश भी हो, तो आप जानते हैं अल्फाबेट A to Z उससे मिलकर के उसी से ही पूरे वर्ड्स बने हुए हैं। हिंदी भाषा में जो वर्ड्स बने हुए हैं
क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर के अ तक। और कुछ मात्रा होती है, मात्रा इसी से मात्रा का जो चिन्ह बना होता है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ई की मात्रा, तो ये सारी जो मात्राएं होती हैं ये भी प्रतीक चिन्ह होती हैं। वर्ण वाले चैप्टर में आपको वहां पे बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर का नाम ही है व्याकरण तथा भाषा परिचय, थोड़ा सा उस पर डील करते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा प्रतीकात्मक होती है ना। भाषा, कोई भी भाषा हो, बिना प्रतीक चिन्हों के जरिए उस भाषा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उस भाषा को शुद्ध ढंग से नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए, भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रतीक चाहिए। और आपको प्रतीक के बारे में मैंने कुछ जानकारियां दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड विशेषता। दूसरी विशेषता भाषा की क्या होती है? दूसरी विशेषता भाषा की होती है भाषा ध्वनि युक्त होती है। बहुत ही सिंपल है जो कि आप समझ सकते हैं। भाषा ध्वनि युक्त होती है। साउंड, भाषा को बोलने के लिए क्या होता है? साउंड चाहिए होता है। और भाषा जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? साउंड के जरिए भाषा को हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट, यानी भाषा को बोल रहे हैं साउंड के जरिए, दोनों का मिला हुआ युक्त, जिसको युक्त कहते हैं। भाषा ध्वनि युक्त है, ध्वनि भी निकल रही है, भाषा दोनों का मिलाप है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वह ध्वनि युक्त होती है। विदाउट साउंड्स भाषा को हम जो है बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको यह बात क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो भाषा होती है वह ध्वनि युक्त होती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसे कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है? यानी कहने का मतलब यह है कि आप ज्यादा दिन पीछे मत जाइए, मात्र 5 या 6 वर्ष पीछे जाइए। आप वहां पे ऑब्जर्व किए होंगे और आज ऑब्जर्व किए होंगे, कुछ भाषा में आपको परिवर्तन जरूर मिल रहा होगा। 5 साल पहले हम ही जो है बहुत सारे लैंग्वेज का यूज करते थे, बहुत सारी लैंग्वेज यूज करते थे हम लोग, जो कि एक टूटी फूटी लैंग्वेज अधिक मात्रा में यूज करते थे, वो भी एक भाषा थी। परंतु आज की डेट में आप उस भाषा को कन्वर्ट कर दिए हैं खड़ी बोली में, है ना। यानी भाषा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। समय और देश काल के अनुसार क्या होती है? भाषा परिवर्तित होती है। और यह क्या होती है? परिवर्तनशील होती है और आने वाले समय में भी परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हमारे सिंधु सभ्यता में या प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में प्राचीनतम भाषा का यूज किया जाता था। जैसे आप समझ सकते हैं पाली भाषा, संस्कृत का भी यूज किया जाता था। ठीक है, और अब क्या हुआ कि उन सारी भाषाओं का यूज कम होता है और धीरे धीरे विकास होता गया, सभ्यता चेंज होती गई, परिवर्तन होता गया और भाषा का भी रूप क्या होता गया है? परिवर्तित होता गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वो क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट टॉपिक, भाषा एक सीमित सीमा तक बोली जाती है। आपको बता देना चाहेंगे कि स्थान परिवर्तन के साथ साथ भाषा भी चेंज होती है। मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि यूपी की जो भाषा है मुख्यतः माना जाता है हिंदी और उर्दू,
आप समझ सकते हैं। यूपी क्या है? एक लिमिटेड क्षेत्र है, एक सीमित क्षेत्र है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, वहां पर मराठी यूज किया जाता है। भाषा क्या हो रहा है? सीमा बदल रही है, भाषा भी चेंज हो रही है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपको भाषा भी परिवर्तनशील दिखती है, यानी एक चेंजेबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही एक सीमित क्षेत्र के बाहर जाते हैं तो भाषा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, भाषा बदल जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है, एक निश्चित एरिया तक बोली जाती है ना। और आप लोगों को एक कहावत भी बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे, कोस कोस पर पानी बदले कोस कोस पर बानी, है सिंपल सा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपने सीमेंट चेंज करते हैं तो आपको पानी का जो स्वाद होता है वो चेंजेबल समझ में आता है। और उसी टाइप से भाषा भी क्या होती है? एक बदली सी प्रतीत होती है। एक सीमा को छोड़ करके दूसरे सीमा में जब हम जाते हैं तो भाषा का क्या होता है? रूपांतरण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है एक सीमित सीमा तक क्या होती है? बोली जाती है। और आपको बता देते हैं कि हमारे देश में, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, तमिल, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एटसेट्रा। बहुत सारी भाषा बोली जाती है। भाषा की दृष्टि से भारत को विविध भाषा वाला देश माना जाता है। यहाँ की विविधता बहुत ही रमणीय है और भाषा भी यहाँ की रमणीय है। और आप लोगों को पता होगा कि जो भोजपुरी होती है वो बहुत ही प्यारी भाषा मानी जाती है। भाषा नहीं कह सकते हैं उसको, बोली कहते हैं, ठीक है, परंतु वो क्या है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्या है? भाषा ही है। बट उसे भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसको बोली की कैटेगरी में रखा जाता है। नीचे हम डिस्कस करेंगे बोली के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता के बारे में। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। आपको अभी पीछे बताएं कि भाषा का जो संबंध होता है मनुष्य से होता है ना। यानी कहने का मतलब ये होता है कि भाषा मनुष्यों के द्वारा बोली जाती है और मनुष्यों के द्वारा समझी जाती है और समझाई भी जाती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाषा का संबंध पशुओं से है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि भाषा का संबंध पशुओं से होता, पक्षियों से होता, अदर्स, तो उनकी भाषा हमें समझ में आती या हमारी भाषा उनको समझ में आती। हम अपनी भाषा को बोल करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संकेत के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्या एक पशु होता है, उसको पानी की आवश्यकता होती है, तो क्या आपको बोल करके पानी मांगता है? नहीं मांगता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका संबंध जो जानवर है उसका संबंध भाषा से नहीं होता है ना। ठीक है, तो आपको यहां पर एक बारीकी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप समझते भी हैं कि भाई पक्षीगण, पशुगण और बहुत सारे जंतु की अपनी एक साउंड होती है, तो उसे भी हम भाषा कह सकते हैं, है? तो आपको यहाँ पर अंतर डिफाइन कर सकते हैं कि जो भाषा की रियलिटी है और जो उनकी भाषा है, उनकी भाषा क्या होती है,
को लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, पक्षी लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, और न ही उसका आदान प्रदान अपने जाति के समूहों में कर सकते हैं, और हम लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, हम भी अपनी बातों को उनको नहीं समझा सकते हैं, है ना। तो व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में क्या है कि भाई पशुओं की भाषा तो नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे मनुष्यों की भाषा पढ़ाई जा रही है, और व्याकरण की उत्पत्ति मनुष्यों के जरिए ही हुआ है। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि जो भाषा का रियलिटी होता है, जो भाषा का रिलेशन होता है, वह क्या होता है, मनुष्य जाति से होता है। ठीक है, तो ये रहा भाषा की विशेषताएं। ये 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि आप अपने जरिए क्वेश्चन फाइंड करने का प्रयास कीजिएगा लेक्चर के माध्यम से, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज? भाषा का रूप क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा को कितने तरीके से यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से भाषा के 3 रूप माने गए हैं, बोली, परिनिश्चित भाषा और राष्ट्रभाषा। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, बोली। बोली क्या होती है? साधारण तरीके से हम लोग जनरली अपने घरों में जिस भाषा का यूज करते हैं, जिस भाषा को टूटे टूटे फूटे अंदाज में यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोली का रूप देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण तरीके से आम जनता या आम लोग आमतौर पे अपने घरों में, परिवारों में, जन समूहों में, गांव में जिस भाषा का यूज करते हैं उसको हम लोग बोली कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बोली होती है वह पूर्ण रूप से व्याकरण युक्त नहीं होती है। जो बोली होती है वह पूर्ण रूप से व्याकरण युक्त नहीं होती है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि हम अपने गांवों में, अपने घरों में विभिन्न प्रकार की बोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खड़ी बोली, है ना। खड़ी बोली को टूटी फूटी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं भोजपुरी। भोजपुरी क्या है? एक बोली है जिसमें व्याकरण का बहुत ही कम यूज मिलता है। अवधी हो गया आपका, गढ़वाली हो गया, ये सारी क्या है? बोलियां हैं। एक क्षेत्र में, एक जनरली एरिया में क्या की जाती हैं? इस्तेमाल की जाती हैं। और इनका क्या होता है? इनका जो यूज होता है वो करेक्टली नहीं होता है। मीन्स कह सकते हैं कि एक टूटी फूटी लैंग्वेज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो बोली होती है क्या होती है? साधारण रूप से हमारे घरों में, अपने घरों में, परिवारों के बीच आदान प्रदान की जाती है। ये भाषा का क्या है? फॉर्मेशन है। ये भाषा का क्या है? रूप है। बोली क्या है? भाषा का रूप है। और इसका यूज जनरली रूप से हम अपने घरों, परिवारों और समूहों में यूज करते हैं। और हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे अभी जस्ट बताया हमने आपको, भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी, गढ़वाली एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्मेशन के बारे में, जिसे
हम परिनिश्चित भाषा कहते हैं। परिनिश्चित भाषा। परिनिश्चित भाषा क्या होती है? देखिए, जब भाषा को हम लोग या जो बोली होती है, बोली को हम लोग व्याकरण युक्त कर देते हैं, व्याकरण से उसका तारतम्य ऐड कर देते हैं, उसका संबंध जोड़ देते हैं और उस बोली को व्याकरण का रूप देते हैं, व्याकरण के जरिए परिष्कृत कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, तो उसी को परिनिश्चित भाषा कहा जाता है। यानी जो बोली होती है और जैसे ही बोली को एक व्याकरण के दृष्टिगत से एक डायरेक्शन दे दिया जाता है, उसमें शुद्धता प्रदान की जाती है, तो वही बोली परिनिश्चित भाषा के रूप में बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो परिनिश्चित भाषा होती है वह व्याकरण से परिष्कृत होती है, व्याकरण से शोधित की जाती है। और जो परिनिश्चित भाषा होती है इसका इस्तेमाल देश के अध्ययन अध्यापन कार्यों में किया जाता है, कानून व्यवस्था में किया जाता है और सामाजिक गतिविधियों में किया जाता है। और आपको बता देते हैं कि जो खड़ी बोली है, जो हम बोल रहे हैं, आप लोग बोलते हैं, जिसको आप लोग खड़ी बोली कहते हैं, वह क्या है? उसी को जब हम व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध करके बोलते हैं तो उसको, उस भाषा को परिनिश्चित भाषा के नाम से जाना जाता है। और मूल रूप से यदि हम आपको बताएं कि जो परिनिश्चित भाषा होती है उसका प्रयोग शिक्षा जगत में बहुत अधिक किया जाता है। आई होप आपको बोली और परिनिश्चित भाषा में अंतर समझ में आ गया होगा। बोली क्या होती है और परिनिश्चित भाषा क्या होती है, इसके बारे में आपको क्लियरेशन हो गया होगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है? आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है ना? चीन की राष्ट्रभाषा चीनी है, रूस की राष्ट्रभाषा रूसी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि भाषा रियल में होती राष्ट्रभाषा होती क्या है। देखिए, जब किसी देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग किसी एक भाषा का प्रयोग करता हो, किसी एक भाषा का यूज करता हो, तो उसी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता दे दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस देश में जो भाषा अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, कानून व्यवस्था में यूज किया जाता है, शिक्षा जगत में यूज किया जाता है, तो हम उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। संवैधानिक रूप से हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। और आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो राष्ट्रभाषा होती है वो अलग अलग देशों की अलग अलग हो सकती है। भारत की राष्ट्रभाषा अलग हो सकती है, बिल्कुल है, हिंदी है। चीन की,
चीनी है, रूस की रूसी है, जापान की जापानी है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रभाषा होता है वह एक पार्टिकुलर देश की, एक पार्टिकुलर निश्चित रूप से निश्चित की जाती है ना। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यह बात, जैसे राष्ट्रभाषा हो गया, यहां से भी एक दो क्वेश्चन या दो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परिनिश्चित भाषा, इस लेक्चर के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज भी तैयार करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। पेशेंस बनाए रहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं, अभी आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, देखिए भाषा के जो प्रकार की बात है, जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मैंने पढ़ा है, भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जो कि व्हाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट जो है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। सेकंड लिखित भाषा, और थर्ड सांकेतिक भाषा। अब हम बात करने वाले हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मौखिक मीन्स मुख, जनरली मुख कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस भाषा को हम मुख के द्वारा अर्थात बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हो, या कोई व्यक्ति बोल करके उस भाषा को समझाए, तो उस भाषा को हम लोग जो है मौखिक भाषा कहते हैं। यानी साधारण रूप से मौखिक भाषा का मतलब होता है भाषा को बोल करके प्रकट करना, है ना। जैसे हम अपने मन की विचारों को, अपने मनोभावों को आपके सम्मुख बोल करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह क्या है, एक मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल मौखिक भाषा का है रेडियो। रेडियो बहुत सारे लोग सुनते होंगे। रेडियो की जो भाषा होती है वह सुनकर एक्सेप्ट की जाती है। मीन्स रेडियो क्या करता है, भाषा को बोल करके बताता है या कहता है। अध्यापन मीन्स जैसे हम टीच कर रहे हैं, टीचिंग जो होता है, पढ़ाने का जो वर्क होता है, वह भी बोल करके किया जाता है। मेनली नहीं कह सकते हैं पार्टिकुलरली कि ओनली जो है बोल करके यूज किया जाता है, और सारी भाषाओं का यूज होता है, बट पढ़ाना क्या है, मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है या मौखिक भाषा का स्रोत है। वार्तालाप, बातचीत, आपसी बातचीत, ये भी क्या है, बोल करके ही आप कर सकते हैं। भाषण, आप लोग जो है टीवी चैनल्स के माध्यम से या आमतौर पे इलेक्शन में जो है बहुत सारे लीडर्स भाषण, स्पीच करते हैं, वो भी क्या है, मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। उससे मौखिक भाषा को रिप्रेजेंट किया जाता है, बोल करके रिप्रेजेंट। नाटक, नाटक भी आपका क्या है, मौखिक भाषा है, ठीक है। इसको संकेत की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है।
और संगीत, संगीत भी क्या है, एक मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कभी कभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाटक, नाटक का जो मेन फीचर होता है वो बोल करके ही नाटक का अभिनय किया जाता है, संकेत भी उसमें मिलते हैं, बट नाटक को हम लोग जो है पार्टिकुलरली रूप से जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो आपसे कभी किसी एग्जाम में जो है पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का कौन सा स्वर होता है, कई सारे ऑप्शंस होंगे। तो आप बेसिक फंडामेंटल थिंग्स को अपने माइंड में जरूर रखिए और उसके तहत आप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखित भाषा, जो कि आप सिंपली समझ सकते हैं, लिखित लिखकर, जिस भाषा को सिंपली साधारण रूप से हम लिख करके प्रकट करते हैं, लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब भाषा को लिख करके व्यक्त किया जाता है, जब विचारों की अभिव्यक्ति लेखन शैली के द्वारा जो है प्रस्तुत की जाती है, तो उस भाषा को हम लोग जो है लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। और लिखित भाषा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, जो कि आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पत्र के जरिए क्या होता है, लिखित भाषा को ट्रांसमिट किया जाता है ना। यानी इसको क्या किया जाता है, पत्र जो होता है वो लिख करके दिया जाता है, यानी अपने विचार को लिख करके आप शो करते हैं। लेख, जो लेख होते हैं, जो बुक्स में लेख लिखे जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, सिंपली आपके लिखित भाषा के एग्जाम्पल पत्रिका, समाचार पत्र, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि लिखित भाषा के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि सांकेतिक भाषा, थर्ड पॉइंट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा की रियलिटी क्या होती है। संकेत के द्वारा मीन्स जब हम भाषा को संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उस भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो कुछ हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कभी आप लोगों ने जो है देखा होगा ट्रेनों में जो गार्ड्स होते हैं वो झंडी को फहरा करके गाड़ी को रोकते हैं या स्टार्टिंग का संकेत देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सांकेतिक भाषा होता है वो एक एक्टिविटी होती है, एक क्रिया होती है, और उस एक्टिविटी के जरिए उस भाषा को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी संकेत के जरिए। जब हम अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, भावनाओं को संकेत के द्वारा न बोलकर और न ही लिखकर, बल्कि एक अलग प्रकार की हैबिट, एक अलग प्रकार की एक्टिविटी यूज करके जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस भाषा को सांकेतिक भाषा का नाम देते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने बताया कि जो गार्ड्स होते हैं झंडी को फहरा करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, रुकते हैं, न बोलते हैं और न ही लिखते हैं, करते क्या है, एक एक्टिविटी करते हैं, एक क्रिया करते हैं, एक गतिविधि होती है जिसके जरिए उस भाषा को, अपने विचारों को रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सिग्नल्स, आप लोग जो है रोड पर बहुत सारे सिग्नल को ऑब्जर्व किया होगा, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, बहुत सारी लाइट होती हैं।
जैसे ये लाइट जलती है, लोगों को एक संदेश मिलता है, सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलता है और वे एक एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। यानी सिग्नल क्या करता है, एक भाषा को व्यक्त करता है जो कि संकेत के माध्यम से, नहीं बोल करके और नहीं लिख करके, झंडी दिखा करके संकेत करना, जो कि पीछे बताया है अभी, हाथों द्वारा इशारा, हाथों के द्वारा इशारा, जैसे यानी खाना खाए हैं, यानी इस बात को न बोला गया न लिखा गया, बट हाथों के जरिए या शरीर की किसी अंग के जरिए एक्टिविटी की जाती है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एक दोहा याद आ गया कि कहत नटत रीझत खिझत, बिहारी लाल का दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया, भरे भौं में करत हैं नैनन ही शोभा। यानी कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण और राधा भरे समाज में अपने भौहों से बात कर लेते हैं, है ना। कभी आप लोग भी इशारा करते होंगे किसी अदर्स पर्सन को, तो आप समझ सकते हैं कि शरीर की, बॉडी की किसी भी पार्ट से आप इशारा कर सकते हैं एक्टिविटी के जरिए, है ना। अब जैसे सपोज दैट एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, सपोज कीजिए कि यह एक गूंगा व्यक्ति है और यह एक बहरा व्यक्ति है, ठीक है। बहरा व्यक्ति नहीं सुन सकता है और गूंगा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। अब इन दोनों के बीच का वार्तालाप कैसा हो, संकेत के जरिए ही वार्तालाप करेंगे, या ये साक्षर होंगे तो रिटेन करके अपना जो है बात को अपने आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यहां तक जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया इस लेक्चर के माध्यम से, ये देखिए जो वीडियो है वह टेट और बीटीसी बीएड वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुल होकर के जब आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको बहुत सारा डाटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो, कहीं पे क्वेश्चन आपको करना हो या कोई भी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और मैं लास्ट में आपसे एक अनुरोध अवश्य करूंगा कि यदि आप बिगिनर्स हैं, यानी आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो या अदर्स बहुत सारे स्टूडेंट जो व्याकरण के अभाव से किसी परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, इन सारे एग्जाम्स में, पुलिस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के आते हैं जो कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं और परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी टॉपिक्स को बेसिकली समझने का प्रयास कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है एग्जाम अवश्य क्वालिफाई कर पाएंगे। और यदि आपको पुलिस से रिलेटेड या लेखपाल से रिलेटेड, बीटीसी टेट या सी टेट से रिलेटेड इंग्लिश या हिंदी के व्याकरण की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में
जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए।